हेलो दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के संकट के समय में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, और लेकिन इस समय आप लोग काफ़ी सुरक्षित, सब लोग सेफ, और सब लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत समय मिल रहा है, और इस समय का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। अपना जितना ज़्यादा हो सके अपनी चीज़ों को पढ़ने के लिए, अपने आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप पढ़ें। और तो आज का जो टॉपिक है, आज का वो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, और ये टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें मैं काफ़ी डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक तरह से बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दूंगा, और पूरा कोशिश करूंगा समझाने का, क्योंकि ये पूरी तरह से थियोरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड है क्या चीज़। तो ये फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर का नाम है, ये है एक्चुअली अपने आसपास की जो चीज़ें हैं ना, जो हमें दिख रही हैं, उसका कॉम्बिनेशन। मतलब अगर आपको दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ये दुनिया दिख रही है, उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और इस फिजिकल वर्ल्ड में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस बुक में है, इस बुक के चैप्टर में है। सबसे पहला है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। तो हम इसको समझते हैं, फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स को समझने के लिए पहले हम अपने अपने नेचर पे चलते हैं, ह्यूमन नेचर पे। क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है कि ह्यूमन मतलब इंसान का ये नेचर होता है कि काफ़ी क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को जानने के लिए। जैसे कि अगर हम अपनी और आपकी बात करें, तो हमें ये हमेशा लगा रहता है कि ये चीज़ कैसे होती है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या वजह है कि पर्टिकुलर चीज़ हो रही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, इसी बुक से ही एग्जाम्पल लें, तो बुक में ही है कि जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टार्स जो दिखाई देते हैं, कोरोना नहीं है, ये स्टार्स है। स्टार्स ऐसे होता है। ठीक है, स्टार्स हैं, स्टार्स हैं, उसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी करना, ये लोग ब्राइट क्यों दिखते हैं, इसको इसके लिए काफ़ी क्यूरियस रहते हैं। और एनुअली हर साल अपना जो है वो सीजन, मतलब समर, विंटर, रेनी, ये सब हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होने लगता है। यहाँ से फिर से रिपीट हो जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये रिपीट क्यों होता है, डे एंड नाइट क्यों होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है, इन सब क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी। ठीक है, तो ये जो स्टडी है, ये हमें बहुत नॉलेज देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। और इसकी स्टडी के लिए एक प्रॉपर मेथड होता है कि हम अगर कोई कोई भी चीज़ जो जानना चाहते हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर मेथड होता है जिसका नाम है, जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक्चुअली कुछ नहीं, ये एक तरह से एक प्रॉपर रूल फॉलो करके हम अगर कोई चीज़ की स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, जो हमें नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज के उस नॉलेज से हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और अगर
कोई फिनोमेना फिनोमेना चेंज है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड का एक तरह से जनरल डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड एज डेप्थ एज पॉसिबल। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके और जितना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज हमें मिल सके, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करके, और स्टडी करने के बाद जो हमें नॉलेज मिलती है उससे क्या प्रिडिक्ट करना है, क्या मॉडिफाई करना है, फिनोमेना चेंज जो हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये होता है साइंटिफिक मेथड। ये एक तरह से इनफॉर्मल इनफॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इनफॉर्मल डेफिनेशन है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे जगह से उठाया गया है, तो बहुत कुछ तो जैसे मैं खुद का रिसर्च किया हूँ और उठाया हूँ और पुट डाउन किया हूँ यहाँ पे। और साइंस क्या है? साइंस है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, और प्रेडिक्ट करना कि हम अपने आसपास में कैसी चीज़ें क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये तो जैसा कि मैंने बोला, ये साइंटिफिक मेथड का इनफॉर्मल डेफिनेशन है। अब एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन वो ऐसा है कि आप इसको इसको ज़रूर नोट करें कि ये साइंटिफिक मेथड का फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction and verification or falsification of theories is called scientific method. Okay, so ये बहुत सीधा सीधा है कि एक प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकता है। ऐसा ना हो कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो डिजास्टर पैदा कर दे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकले, क्वालिटी हो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्वालिटी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसका कोई बेस नहीं है, कुछ आउटकम नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट एक तरह से फेलियर होगा। लेकिन क्वालिटी क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट किया का मतलब ये होता है कि हम एक तरह से अम, जान के, एक एक जो चीज़ बोली जाती है कि आपको पता होता है कि ये एक मैं रिस्क रिस्क फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। मैं एक एक अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि इसको क्या बोल सकते हैं। रिस्क फैक्टर होता है कि हमें पता होता है कि एक तरह से हम कितना इन डेप्थ जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि हम इसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। और जो एकदम से ब्लाइंड होता है वो एक तरह से ब्लाइंड गेस होता है, ठीक है। हमें एक तरह से क्वालिटेटिव का ये है कि हम एक पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हैं या फिर फॉल्स प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है फॉल्सिफिकेशन या वेरिफिकेशन, कोई चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हैं या उसको फॉल्स, कोई चीज़ है उसको फॉल्स प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब क्वालिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टेन स्टेप हमें हो। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट स्टेप में हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्सपेरिमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा अगर अ, एक प्रॉपर क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है साइंस का, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें, इसको बोलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। और इनफॉर्मल डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। अगर
एक जनरल लेमैन टर्म में बोलें तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स। अपने नेचर में जितने फोर्स अवेलेबल हैं उन सब का स्टडी फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स। अब नेचर में जब मैंने बोला तो नेचर में अपने पास ग्रेविटी है, कोई चीज़ हम अगर ड्रॉप करते हैं तो वो जमीन पे जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये है अपना ग्रेविटी का फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब फैन ऑन करते हैं तो फैन फैन का स्विच जब ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है। ठीक है, तो ये क्यों चलता है? क्योंकि इसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब जैसे अपने पास आज की दुनिया में अपने पास एटॉमिक रिएक्टर्स हैं। एटॉमिक रिएक्टर्स, अब ये क्या होता है? एटॉमिक रिएक्टर्स वो होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स जहाँ पे एटम लेवल पे एनर्जी डेवलप की जाती है। और अगर ध्यान से सोचे तो अपने पास होता है एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट का यूज़ होता है कि जो एटम लेवल पे एनर्जी डेवलप होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। तो वो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो एटॉमिक लेवल पे जो आता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और स्टडी ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड फिजिक्स। पार्टिकल इंटरेक्शन का स्टडी भी फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब इतने सारे इतने सब कुछ होने के बाद ये क्लेम है कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स की वजह से अम, एक तरह से फिजिक्स ने केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, आई मीन ये ऐसे है, फिजिक्स ये है तो केमिस्ट्री यहाँ पे कहीं है। ठीक है, फिजिक्स का यूज़ करके केमिस्ट्री का हम स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री का यूज़ करके हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं। तो जब चीज़ों का एक चीज़ एक फिजिक्स का यूज़ करके केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करके बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज बेस्ड फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स अराइजेस। फिजिक्स बाकी सारी चीज़ों का बेस है। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिजिक्स से और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री से, तो एक तरह से एक फिजिक्स का चाइल्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का चाइल्ड बायोलॉजी। लेकिन ये दोनों, जैसा कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और बहुत कुछ बताया अभी, तो फिजिक्स इतना छोटा चीज़ नहीं है, फिजिक्स बहुत वास्ट है। इतना वास्ट है कि पूरी फिजिक्स मास्टर करना इम्पॉसिबल है, पर्टिकुलर एक ह्यूमन के लिए। सुपर ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पूरी फिजिक्स का स्टडी करना इम्पॉसिबल है राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, बहुत वाइड है, इसकी स्टडी बहुत वाइड है। ठीक है, तो ये तो है अपना फिजिक्स, एक प्रॉपर फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने बात किया फोर्सेस का, तो एक स्टोरी पे चलते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि निकोलस कोपरनिकस जो लगभग 480 मतलब लगभग 500 साल पहले इनका समय था, 1473 1543 के अराउंड पे, और उन्होंने उन्होंने अपने ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि हमारा जो अर्थ है ना वो सारी चीज़ों का सेंटर है। हेलियोसेंट्रिक एक मॉडल है, प्लानिटरी मॉडल मॉडल है, प्लानिटरी मॉडल है। तो इन्होंने बोला कि जो अपना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम तो नहीं, जो प्लानिटरी मॉडल है वो बोला कि अर्थ सेंटर में है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्थ के अराउंड सर्कल में घूमती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बाकी सारी चीज़ें बोले कि सारी चीज़ें सर्कल में घूमती हैं। और ये लगभग उन्होंने क्लेम किया था लगभग 480 साल पहले। आज 2020 अगर हम
हैं 2020 में हैं। तो इन्होंने बोला था कि ऐसा है प्लानिटरी मॉडल अपना। अब कोपर्निकस जब बोले तो ये काफ़ी उस समय की बहुत फेमस बात हो गई। लेकिन इनके बाद एक और इंसान थे, एक और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे जो काफ़ी रिच थे, जिनका नाम था टाइको ब्राहे। और टाइको ब्राहे क्या बोले, ये उनसे सहमत नहीं हुए। किनसे? कोपर्निकस से उनसे सहमत नहीं हुए। और ये क्या, ये अपने ये बहुत डेटा कलेक्ट किए थे कि कैसे प्लैनेट मूव कर रहा है, और इनके पास काफ़ी डेटा था। और ये काफ़ी वेल्दी भी थे, ठीक है, रिच रिच इंसान थे ये। तो इनको ज्वाइन किया केपलर ने। ये केपलर भाई साहब इनको ज्वाइन किए। और कब ज्वाइन किए? जब ये 27 साल के थे तब। जब ये 27 साल के थे तो इन्होंने ब्राहे को ज्वाइन किया और इनके असिस्टेंट बने। तो इनके असिस्टेंट बने। और लगभग जैसा कि इसमें टाइको ब्राहे 1601 तक जिंदा रहे। इसके बाद इन्होंने जो इनके पास जो पूरा डेटा था, इन्होंने केपलर को दे दिया। और केपलर को दे दिया, और ये नहीं चाहते थे कि केपलर इस डेटा का ऐसा यूज करे जिससे ये प्रूव करे कि टाइको ब्राहे जो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये क्या बोल रहे थे, ये टाइको ब्राहे ने इसको, केपलर को इन्होंने बोला कि केपलर टाइको ब्राहे को प्रूफ ना करे सही। आई मीन ये चाहते थे कि ये बंदा अपना कोई खुद का अंडरस्टैंडिंग निकाले, कि चेक करे कि ये सही है कि गलत है। सिंपली इस इनके पास जो डेटा था, इनके पास जो स्टडी थी, ये सिंपली ये नहीं चाहते थे कि इनकी स्टडी किसी चीज जो जो नहीं मानते हैं उनके लिए ये वो प्रूव करे। तो क्या किया, ये पूरी स्टडी केपलर लेके, इनका डेटा लेके सेट करना स्टार्ट किए। सेट करते करते लगभग आज से मतलब लगभग जब 480 साल पहले ही उन्होंने ये बोला था, कोपरनिकस ने ये बोला था कि ये सब कुछ सर्किल में है। लेकिन लगभग 50-60 साल बाद केपलर क्या था, केपलर जो डेटा टाइको ब्राहे के पास था वो फिट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, पता करने के लिए कि प्लानिटरी मॉडल है क्या चीज़। तो उन्होंने फिट करते करते इन्हें ये पता चला कि जो एरिया है, जो प्लैनेट मूव करते हैं वो एरिया सेम होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए। तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आई। तो उन्होंने जब फिट करके प्रॉपर डेटा फिट करके देखा तो पता चला कि एक्चुअली प्लैनेट जो है, जो अर्थ है ना, वो सर्किल में ना घूम के वो घूमते हैं इलिप्टिकल। जस्ट वन सेकेंड, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ। सर्किल में ना घूम के वो इलिप्टिकल मूव करते हैं। तो कोपर्निकन कोपर्निकन मॉडल जो था प्लेनेट का, वो सर्किल में नहीं फिट होता है, बल्कि एलिप्टिकल मॉडल में फिट होता है, जो कि टाइको ब्राहे को की थियरी को गलत कर दिया। ठीक है, इसके बाद केपलर ने 3 लॉ दिए। हम ये 3 लॉ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये अभी आगे चैप्टर्स हैं उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अदर चैप्टर्स में है। इन्होंने 3 लॉज दिए। अब इन 3 लॉ देने के बाद ये लगभग समय था 400 समथिंग, 400 साल या फिर 370 साल पहले। फिर आए अपने बड़े दिग्गज इंसान जिनका नाम है न्यूटन। न्यूटन क्या था, न्यूटन केपलर्स के लॉज पे बेस किए, उनके लॉज पे बेस
अपने लॉज दिए, और इन्होंने जो लॉज दिए इनका था, सबसे फेमस है मोशन लॉ, मीन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इन्होंने दिया लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन क्या था, ये दिया मैकेनिक्स को जन्म दिया। ये जो आज की मैकेनिक्स इतनी है ना, मैकेनिकल करके बहुत कुछ है, तो वो इन्होंने जन्म दिया मैकेनिक्स को। लेकिन ये जो मैकेनिक्स और लॉज ऑफ मोशन और फोर्स की स्टडी किए, ये सारे स्टडी फेल हुए कहाँ पे, जब मैकेनिक्स की बात हो रही तो ये बड़ी चीज़ों पे, जैसे कि इस पे चला, अम, आपका सेलेस्टियल बॉडीज, इन सब चीज़ों पे एप्लीकेबल हुआ। लेकिन जब न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटनियन जो फिजिक्स है, वो एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक लेवल पे वो फेल हो गई। तो इसके बाद आए इनसे बड़े दिग्गज इंसान जिनका नाम है आइंस्टाइन। और इनके लॉज, इनकी थियरी, इनके फिजिक्स के बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का डेवलपमेंट क्या है, या तो प्रूव करने के चक्कर में इम्प्रूव होता है, या तो वेरीफाई, एक्चुअली वेरीफाई करने के चक्कर में इम्प्रूव होता है, या फिर डिसप्रूव, गलत साबित करने के चक्कर में इम्प्रूव होता है। तो एक स्टडी होती है, और स्टडी को उस स्टडी से एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट। एक पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई एक्सपेरिमेंट बार बार की जाए, अगर उसका रिजल्ट सेम रहे तो हम एक फैक्ट बोल सकते हैं कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन पे, ये मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट बार बार रिजल्ट सेम दे रहा है तो उसको हम एक फैक्ट दे देते हैं कि ऐसा हमेशा होगा। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए अगर एक एक्सपेरिमेंट गलत आया तो उसको डिसप्रूव करने के लिए वो एक काफ़ी है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लगते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो हमारा समझ में आया कि फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी आगे चल के जो देखते हैं वो ये है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। तो स्कोप और एक्साइटमेंट में हम जैसे देख रहे थे कि न्यूटन भाई साहब आए, फिर उसके बाद आइंस्टाइन आए। तो न्यूटन ने जो दिया था वो था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें, इसमें छोटी चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे अपना न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, पार्टिकल की स्टडी है, जनरल जनरल स्टडी है पार्टिकल्स की। ठीक है, अब मैं जब अगर ये बोल रहा हूँ कि जनरल स्टडी है पार्टिकल्स की, तो क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब ये है कि अगर अभी हम देखें तो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उनके बैक साइड पे एकदम तेजी से वो निकलता है, क्या बोलते हैं, गैस फ्लो, फायर, और इसके फोर्स से ये ऊपर जाता है। तो इसकी स्टडी जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो थी ये बड़े पैमाने पे चीज़ें जब बड़ी हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी हो रही है। चीज़ें जब छोटी हो जाती हैं, जैसे एटॉमिक लेवल पे हो जाता है, न्यूक्लियस लेवल पे हो जाता है। अभी एटॉमिक, ये चीज़ें हम समझेंगे कि क्या है। ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान ना हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, उसके बाद न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। उस लेवल पे जो फोर्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो अम, अभी हम देखते हैं इंडिविजुअली, हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक, जहाँ पे ए है माइक्रोस्कोपिक, ये क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक में आता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि मैकेनिक्स में है आपका जनरल स्टडी ऑफ पार्टिकल्स,
जनरल स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का मूवमेंट और ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटी, ये सब चीज़ों की स्टडी जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सब जो है मैकेनिक्स में आते हैं। ठीक है, मोशन की स्टडी जो है मैकेनिक्स में आती है कि कोई चीज़ कैसे मूव करती है। अगर एक एक जैसे कोई वेट है, अगर कोई रॉड है, बेंड है, तो इसका ये स्टेबल कैसे होगा, इन सब चीज़ों की स्टडी क्या है वो मैकेनिक्स में आती है। ठीक है, और अगला है माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना जो होता है चार्ज का, किसका, चार्ज का, चार्ज की स्टडी होती है। कौन कौन सी, मैकेनिकल और मैग्नेटिक, नो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक स्टडी जो होती है वो चार्ज की, उसको स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और मेनली कूलम्स, ओर्स्टेड, एम्पियर, फैराडे, मैक्सवेल, ये लोग थे। काफ़ी काफ़ी दिग्गज लोग हैं, रहे ये लोग, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है साइंस को। ठीक है, और हमें जानना चाहिए। ठीक है, कूलम्स, कूलॉम, ओर्स्टेड की, ओर्स्टेड, फैराडे, टेस्ला, ये लोगों ने काफ़ी कुछ दिया है। फिर अपना आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या आता है कि लाइट के फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं उस, और ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक में। लाइट के फिनोमेना को जो स्टडी करते हैं वो होता है ऑप्टिक्स में। जैसे कि टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, लेंस कैसे बिहेव करते हैं, हैं? और ये लोग ये काम कैसे करते हैं, लेंस काम कैसे करते हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, ये ऐसे जाता है ना, तो ये कैसे बिहेव करता है, इन सब चीज़ की स्टडी जो है वो ऑप्टिक्स में करते हैं। फिर आता है अपना थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक है जो हीट से रिलेटेड होता है अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट में। फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज़, जैसे आयरन रॉड, इसमें हीट का फ्लो कैसे होता है ना। अ, अगर एक फॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एटसेट्रा फॉर ऑफ एनी सिस्टम। क्या बोला मैंने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एटसेट्रा ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम। तो ये होता है अपना स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये तो है अपना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जनरल आइडिया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं। तो वो है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर आता है अपना माइक्रोस्कोपिक लेवल का। माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में है एटम्स, एटम्स जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। फिर आता है न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियस में फोर्सेस कैसे डिफाइंड है, कैसे न्यूक्लियस कैसे बाकी चीज़ों को होल्ड करके रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। ठीक है, फोटॉन्स, जो लाइट है उसमें फोटॉन्स पाए जाते हैं। ये आइंस्टाइन ने बोला था कि, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या बोलते हैं डिस्कवरी की थी, जिससे फोटॉन्स वगैरह की चीज़ें हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं नेचर के, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके इनके लेवल की जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो ये तो अपना कवर हो गया स्कोप और
स्कोप से ही हमने देख लिया कि कितना एक्साइटिंग है अपना। माइक्रोस्कोपिक पे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, और माइक्रोस्कोपिक मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे चला जाता है। तो स्कोप तो काफ़ी कुछ है, और जितना ज़्यादा स्कोप है होता है चीज़ों में, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो हमें अभी जो डिस्कशन किया उससे ये पता चल गया कि स्कोप और एक्साइटमेंट दोनों बहुत वास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ये तीनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स ने मतलब फिजिक्स की जो थियरीज होती हैं, नॉर्मली ये होता है कि फिजिक्स की थियरीज से टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी फिजिक्स की थियरीज पे बनती हैं। जैसे अभी आप अगर सोच रहे हो तो फॉल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स का, एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 का रॉकेट है वो नीचे, वो लोग बॉयंसी फोर्स का यूज करके नीचे उसको रीयूज करते हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर रॉकेट किसी सैटेलाइट को आउटर स्पेस में छोड़ के वापस आके लैंड कर रहा है तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे क्या है, फिजिक्स की थियरीज हैं, और उस थियरीज से इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि हम रॉकेट को तो आसानी से लैंड करा पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या है कि कॉस्ट बचा, और कॉस्ट कॉस्ट जब बचता बचता है तो सोसाइटी इम्प्रूव करती है। अब और ऐसा हमेशा नहीं है कि फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं नए नए फिजिक्स के टॉपिक्स को जन्म देती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे कि जैसे ऐसी कौन कौन सी डिस्कवरीज बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज, कुछ थोड़े बहुत ही पढ़ेंगे, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम उतना है नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्टीम इंजन। क्या ये टेक्नोलॉजी थी? स्टीम इंजन क्या है? टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये साइंस, इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉज लगा है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज से क्या मिला हमें? स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन मिला, इससे क्या हुआ कि हम ट्रेन वगैरह चला पाए। ट्रेन चला पाए तो हमारा क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गया, है ना। तो ये एक बड़ी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पहले पहले थर्मोडायनेमिक्स की क्या आया? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से क्या हुआ? सोसाइटी का ट्रैवल अच्छा हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, जहाँ पे पावर जनरेट होती है, और पावर जनरेट होती है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, और वो सोसाइटी के लिए इस समय इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो बाद में आई, सबसे पहले क्या आया? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन आया। इस पे बेस्ड क्या टेक्नोलॉजी बनी कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से बहुत लोगों को घर में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये क्या था? ये अपना था साइंटिफिक मेथड या साइंस की थियरी। राइट साइड में साइंस की थियरी है और लेफ्ट साइड में टेक्नोलॉजी है। रेडियो और टेलीविज़न, आप किसी से बात कर पा रहे हैं, किसी को देख पा रहे हैं, वो किस पे बेस है? जनरेशन, प्रोपगेशन, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पूरा का पूरा जो अपना टीवी टीवी सिस्टम है या फिर रेडियो सिस्टम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंडेंट है। तो हम किसी को अ, मीलों दूर अगर हम सुन पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? पहले साइंस की थियरी है, फिर उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सेम थिंग डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक
अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन डिजिटल लॉजिक से क्या है, कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं। और कंप्यूटर्स का इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए। यहाँ पे सबको पता है कंप्यूटर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर क्या कर सकता है। सेम तरीके से इसका है लेज़र। लेज़र सिग्नल वगैरह भेजने के काम आता है, ठीक है। और लेज़र का फुल फॉर्म था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है लेज़र का रेफरेंस, LASER, लेज़र। तो इसी तरह से अगर आप इसको रोक के, इसको पॉज करके आप समझने की कोशिश करें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रॉकेट प्रोपल्सन, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये रॉकेट होता है, हैं, ये रॉकेट होता है। और इस ये आपका जब इधर से बॉयंसी लगती है, फोर्स लगता है, तो ये ऊपर जाता है और अपने ऑर्बिट में जाके आ, अच्छे से प्लैनेट्स जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करता है। तो इसके पीछे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीन लॉ दिए थे इन्होंने, न्यूटन ने। तो इसका क्या है, एक्शन रिएक्शन वाला, एक्शन रिएक्शन वाले मेथड से रॉकेट्स ऊपर जाते हैं। तो आप इसको पॉज करें, प्रॉपर समझें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो प्लीज़, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको कमेंट में डालें, मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, थिन फिल्म, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोटोसेल का यूज़। फोटोसेल अभी फोटोसेल एक्चुअली क्या होता है कि फोटोसेल है जो सोलर पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल, आजकल सोलर एनर्जी का बहुत चल रहा है। तो वो फोटोसेल की टेक्नोलॉजी है। फोटो सेल की टेक्नोलॉजी है, थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जी, जो दिया था आइंस्टाइन साहब ने, ठीक है। और इसको हम सोलर पैनल से भी समझ सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सोलर सेल की। और आप सोचिए कि सोलर पैनल से कितना आसान हो गया है कि हमें सन की लाइट से, सन की लाइट से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना। ये सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट था, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था। तो ये है अपना साइंस का या फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेशन, और उसका सोसाइटी पे इम्प्रूवमेंट या फिर सोसाइटी पे इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो था अपना एक कुछ लिस्ट जो मैं एनसीईआरटी के बुक से ही लिया हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ दिग्गज लोग जिन्होंने क्या निकाला, कहाँ से निकाला। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, गैलीलियो गैलीली लॉ ऑफ इनर्शिया इन्होंने दिया। इनके 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 पीछे एक स्टोरी है बहुत अच्छी, मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। गैलीली, हाइजेंस, न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल, जगदीश चंद्र बोस, रॉन्गटन, थॉमसन, इनके पीछे भी एक स्टोरी है जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ये जर्मनी से थे। और थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था इन्होंने, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत बड़ी बात है। अ, ऐसे ही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रदरफोर्ड, नील्स बोर, सीवी रमन ने दिया था रमन इफेक्ट, जो जिसको बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ऐसे था, इन्होंने दिया था कि रमन इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कभी आएगा तो। लुइस डिब्रॉगली, वेव नेचर ऑफ मैटर, कि इन्होंने बोला था कि मैटर जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनका, वो वेव्स में भी जाते हैं। तो वो डुअल नेचर, मतलब मैटर का डुअल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल, एक वेव नेचर। ये हम अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास है सिर्फ, ऐसा कुछ है नहीं कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम जान जाएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।
तो आप इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है, हमें हमें पता करना पड़ेगा। पता करना नहीं, हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस जो हम बोलते हैं ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ये है एक फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स मतलब इट्स काइंड ऑफ फैक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, दो चार्ज, अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच क्या फोर्स होगा, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर एक चार्ज वन है, एक चार्ज टू है, तो इनके बीच क्या फोर्स होना चाहिए, क्या फोर्स होगा, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिटरमाइन करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स ये है कि एक पर्टिकुलर, ये जो एटम है ना, इस पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बाइंड कैसे हैं, आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, या ये लोग अपने आप में जुड़े कैसे रहते हैं, वो सब स्टडी होती है न्यूक्लियर फोर्स में। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जिसको बोलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या है? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में ये है कि अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड से हम कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और कोई फैक्ट हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिजिकल फेनोमेना में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को अलग अलग क्वांटिटी से, अलग अलग क्वांटिटी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। एक्चुअली चेंज होती हैं टाइम के साथ, इट में चेंज, मैं उल्टा बोल दिया। अ, लेकिन क्या है कि फिजिकल फिनोमेना जो होती हैं वो डिफरेंट फोर्सेस विद सेवरल क्वांटिटीज, इट कैन चेंज विद टाइम। ठीक है, तो पहली चीज जो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज है वो ये है कि हम कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कोई चीज बना नहीं सकते। सबसे पहला चीज है वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमारे हाथ में कोई चीज बनाना, कोई चीज डिस्ट्रॉय करना नहीं है। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब ये जब कंजर्वेशन बोल रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या है, ये कवर करता है एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल लॉ बोली जाती हैं फिजिक्स में, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम लोग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल रहे हैं, तो कोई भी मैटर जो है ना, कोई भी मैटर हम ना तो बना सकते हैं, नया मैटर हम ना तो बना सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस मैटर को। हम भले ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जा सकते हैं, लेकिन आ, हम मैटर बना नहीं सकते, और उस मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे भी वही बात होती है, यहाँ पे ये होती है कि अम, आगे कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी दो तीन टाइप की होती हैं, जिसमें बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी से हम काम ले सकते हैं।
लेकिन एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी हम बना नहीं सकते। या तो हम न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, जो न्यूक्लियर पावर में एनर्जी थी उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, लेकिन हम कभी भी हम कोई एनर्जी हम बनाते नहीं हैं, कोई भी एनर्जी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों ये दोनों का यूज मैकेनिक्स में बहुत है। जब हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो इनका यूज आएगा। तो मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। लेकिन अ, क्या हम पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ लॉज इन फिजिक्स, उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पे ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम जब आगे वाले चैप्टर में एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं, और इन पे बेस्ड पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके हमारे मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे वाले चैप्टर्स में हम इसको फिर से हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर। और अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें से जो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लिख सकते हैं आराम से और बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to the channel and share with your friends. Thank you for watching.